రాలేదు తీసుకు ఫుల్ ఉంది ఇక్కడ ఇదే ఫుల్ ఉంది ఇక్కడ ఫేస్బుక్ 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 नमस्कार, सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन यानी कि वो रक्षा सूत्र प्राचीन काल में आज के दिन पुरोहित सम्राट को, राजा को बांधते थे कि राजा तुम संपूर्ण प्रजा की रक्षा करना। और आज हम रक्षाबंधन के पर्व पर ही अपने शासक को, देश के प्रधानमंत्री को एक तरह का रक्षा सूत्र कहिए, यह पत्र रक्षा सूत्र ही मानना चाहिए। हम उन्हें भेज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी समाज की रक्षा कीजिए, इस प्रजा की रक्षा कीजिए। और वो रक्षा करते हुए हम कुछ अपनी बातें कह रहे हैं। हम उस निवेदन के भाव में ही इस पत्र के माध्यम से, जो आज एक पत्र नीसा, नेचुरल इम्यूनाइजेशन सपोर्ट अलायंस, उसकी तरफ से जो प्रधानमंत्री को जाना है, ये पिछले कई वर्षों से जो उठापटक चल रही है और लोगों को वैक्सीनेशन का मुद्दा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा है, तमाम और तरह की चीजें हैं जिन्हें आने वाले समय में जिनके बारे में और विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। ये ऐसे मुद्दे हैं कि कोरोना के कारण बहुत कुछ सामाजिक, बहुत कुछ आर्थिक और देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या, जीवनचर्या पर भी जिसका प्रभाव पड़ा, ऐसी बातें भी हुई। इसी दृष्टि से जब नीसा बात कर रही है तो नीसा बात करती है भारत की वो परंपरागत धरोहर, आयुर्वेद, आयुष और वो जो भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसके माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जाता था, उसको केंद्र बना के लोगों को स्वस्थ रखने की बात की जाए। लीसा का कहना है कि लोगों को प्राकृतिक रूप से आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। इसी भाव से रक्षाबंधन वाले दिन, जैसा मैंने कि पहले कहा, रक्षाबंधन वाले दिन हम देश के प्रधानमंत्री को एक रक्षा सूत्र के रूप में ये पत्र भेज रहे हैं। वो इसी को रक्षा सूत्र माने और समाज की, लोगों की रक्षा करें। उस पत्र को एक पूरी टीम ने लिखा है। उस टीम का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ इस समय भाई आशुतोष जानी कर रहे हैं। आशुतोष जी उस पत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। बाद में कुछ अन्य विद्वान भी उस पर टिप्पणी करेंगे। तो मैं भाई आशुतोष जानी जी को निवेदन करूंगा, आशुतोष जी आज का विषय शुरू करें, प्रतिपादन करें। प्रधानमंत्री के नाम पत्र नीसा का, ये जो कोरोना है, कोरोना का प्रबंधन, स्वास्थ्य और प्राकृतिक ढंग से इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात है। ओवर टू आशुतोष भाई। धन्यवाद उमेंद्र जी और सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि हम सबको विदित है और उमेंद्र जी ने जिस तरह से प्रस्तावना में हमें बताया कि पिछले कुछ समय से देश में दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रजा की भागीदारी की काफी आवश्यकता है और कहीं शासन के द्वारा, कहीं कुछ संगठनों के द्वारा, कहीं कुछ
इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिनमें शायद एक जनता की आवाज के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और इसी अवकाश को देखते हुए नीसा ने ये बीड़ा उठाया कि हम जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाकर एक संवाद का सेतु स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और उसी के परिणाम स्वरूप एक संवाद स्थापित करने के आशय से हमने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके। जो पत्र के बारे में आज हम बात करेंगे, पत्र 1 या 2 दिन के भीतर भीतर नीसा की वेबसाइट के ऊपर रख दिया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि आप आज रविवार का दिन है, 22 तारीख है, 24 तारीख की शाम तक आप सब लोग कृपया नीसा की वेबसाइट पर जाकर, जो कि nisa.org.in है, वहां पर जाकर इस पत्र को देखें और इसको भारी मात्रा में अपना समर्थन दें। हम चाहते हैं कि इसे न केवल आयुष के चिकित्सक बल्कि इसे एलोपैथी के चिकित्सक भी जो है, जो देश के देश बांधवों के और समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, वे भी इसको समर्थन दें। और आवश्यक नहीं है कि केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इसको समर्थन दें। जिन्हें भी लगता है कि नहीं, देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कदम उठाने का प्रयास नीसा कर रही है वो बेशक लाभदायी है, वैसे सभी लोग इस पत्र को भारी मात्रा में समर्थन दें, इसका प्रचार करें, इसका प्रसार करें और इस आवाज को इतने बुलंद बनाया जाए कि हम आमने सामने बैठकर बात कर सके और इसमें से कुछ मार्ग निकल सके। तो पत्र यहाँ पर मैं मुद्दे के पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर मैं रीड आउट करना शुरू करूंगा और हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे बीच में, और बाद में पूरा पत्र खत्म होने के बाद में यदि कुछ प्रश्न होंगे तो हम प्रश्नों को ले सकते हैं। तो लिखा जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नेचुरल इम्यूनाइजेशन सपोर्ट अलायंस नीसा की ओर से सादर नमस्कार। पिछले 1.5 वर्ष में देश और दुनिया में काफी उथल पुथल हुई। कोरोना की प्रथम एवं द्वितीय लहर के समय आप शेयर कर दो पत्र स्क्रीन पे कि नहीं? हाँ, नहीं, यहाँ कुछ टेक्निकल दिक्कत है, यदि कोई और शुरू कर ले तो अच्छा होगा। मैं कोशिश करता हूँ इधर से करने की। आप चालू रखिए। हाँ जी। पिछले 1.5 वर्ष में देश और दुनिया में काफी उथल पुथल हुई। कोरोना की प्रथम एवं द्वितीय लहर के समय केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा अनेक कदम उठाए गए, परंतु हमारी कुछ चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। कई लोगों ने कोरोना के कारण तो कुछ लोगों ने लॉकडाउन के कारण भी जाने गंवाई। कोरोना के कारण जैसे लोगों ने जाने गंवाई, वैसे लॉकडाउन के कारण भी बहुत सारे लोगों ने जाने गंवाई और ये इसके कई सारे इसकी खबरें जो है समाचार पत्रों में और हम सबके सामने काफी डिस्टर्बिंग स्वरूप में हमारे सामने ये खबरें आई हैं और इससे सभी लोग काफी व्यथित हुए। तो इस आवाज को भी हमें सत्ता के सामने ले जाना आवश्यक है। कई लोगों के रोजगार छिन गए, महिलाओं के जेवर तक बिक गए और लोग कर्जदार बन गए। चंद लोगों को छोड़कर पूरे समाज का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये जिस तरह से इसको एक स्वास्थ्य के रूप में एक आपदा के स्वरूप में देखा जा रहा है, साथ ही साथ में एक राजनीतिक आपदा भी है, साथ ही साथ में एक आर्थिक आपदा भी है। और यदि इसको इस दृष्टि से देखा जाए तो हम ये भी समझ पाएंगे कि कोरोना के कारण विश्व में संपत्ति का केंद्रीकरण जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया को और गति मिली है, वो और तेज हुआ है और धन जो है पूरे समाज से अस्पतालों के रास्ते बटोर लिया गया है और कुछ ही समुदायों तक वो सीमित हुआ है। ये हमें समाज में दिख रहा है और इस सत्य को परिभाषित करने में, इस सत्य को उपचारित करने में हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इसको हम सबके सामने रखें। ऐसे में आधुनिक यानी पाश्चात्य चिकित्सा के जो प्रयोग हुए, उन प्रयोगों की असफलता के बावजूद उन्हीं को मिल रहे प्रोत्साहन और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी तथा आयुष की विभिन्न धाराओं की प्रभाविकता के साक्ष्य उपलब्ध होने के उपरांत भी उनकी उपेक्षा तथा उनको कोरोना प्रबंधन में उपयुक्त भूमिका न मिलने से आहत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों व जागरूक नागरिकों ने हमें नीसा का गठन करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए अस्पतालों में। कभी कभी लोग पागल हो जाते थे रेमडेसिविर कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाने के लिए। बाद में पता चला कि रेमडेसिविर के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। स्टेरॉइड्स दिए जाते थे लोगों को और बाद में शुगर लेवल उनका काफ़ी बढ़ जाता था और उससे जिनको पहले से क्रोनिक डिसीजेस होते थे उनको काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती थी। कई सारे तो ऐसे केसेस देखे गए कि जिनमें लगता था कि यदि इस व्यक्ति को अस्पताल ना ले जाया गया होता तो कदाचित वो बच भी जाते। खैर, ये सब तो धारणा के विषय है, लेकिन जब ऐसी धारणाएं समाज में हमें सब जगह देखने को मिले तो फिर हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि ये असफल प्रयोगों को जितना प्रोत्साहन दिया गया, यदि उतना ही प्रोत्साहन आयुष की जो विभिन्न धारा है उन सब के प्रयोगों को दिया जाता तो बात कुछ अलग। हम सब लोग जैसे कि जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो आनंदय्या जी ने जिस तरह से
उनकी दवाई बनाई थी और उसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स भी उन्होंने पब्लिक किए थे। साथ ही साथ में उस दवाई के अंदर क्या-क्या है, उसके प्रोपोर्शन क्या है और उनका लैब टेस्टिंग करके उसको साइंटिफिकली वैलिडेट भी किया गया था कि इससे कोरोना की रोकथाम में और क्योर में दोनों में चिकित्सा में दोनों में सहायता मिलती है। इसके अलावा ड्राई जिंजर थेरेपी के कई सारे प्रयोग लोक आयुर्वेद नामक एक संस्था के द्वारा किए गए थे और इन सब के अलावा अनगिनत ऐसे प्रयोग रहे देश भर में जिन्हें स्थानीय मीडिया ने या तो अपने अखबार पत्र के किसी एक छोटे से कोने में लिखकर छोड़ दिया या तो नहीं लिखा। लेकिन इन सब को ये जो अनसंग एफर्ट्स है जिनके बारे में बात नहीं की जाती है खुल करके, उन सबको जनता के सामने रखने का प्रयास हमें तो करना ही होगा। ये ऐसे प्रयोग है जिससे लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। ये ऐसे प्रयोग है जिसमें आपके लाखों करोड़ नहीं लाखों रुपए खर्च नहीं होते, हजारों रुपए के भीतर कोई भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण से चिकित्सा की गई थी। जैसे कि हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के उपरांत कुछ ही घंटों के भीतर शरीर के भीतर जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो सब नाश हो जाता है उनका। तो उसके बाद भी डेड बॉडी को जिस तरह से लपेट करके दे दिया जाता था और व्यक्ति परिवार के सदस्यों को अपने परिवारजन के अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए जाते थे। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, ये घटनाएं पूरे समाज को आहत करने वाली है और ये घटनाएं कुछ ऐसी रही कि जो मानवता को शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हैं और इन घटनाओं को चुपचाप देखते रहना ये अन्याय को सहने बराबर है। तो इसके सामने एक आवाज उठाना और लेकिन ये बात अवश्य ध्यान में रहे कि हम जो आवाज उठाएंगे, हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी, हमारी प्रतिक्रिया सदैव शांतिपूर्वक होगी, अहिंसक होगी और संवाद के उद्देश्य से होगी। तो ये सारे मुद्दों को ध्यान में रख के जो आधुनिक चिकित्सा के प्रयोग हुए, उनकी असफलता के बावजूद उन्हें जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता था और आयुष की लगातार जो उपेक्षा हो रही थी, इसे शासन के सामने रखने की बात है। और नीसा का जो हमने गठन किया, तो जैसा कि नाम से विदित है, हम जागतिक कल्याण के हेतु से रोगों से बचने की प्राकृतिक विधाओं को प्रोत्साहित करने वाले विशेषज्ञों व पैरवीकारों का समूह है। हम कोई निजी इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है कि मेरी संस्था को, मेरे संगठन को फंडिंग मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इस बात ये है कि पूरे के पूरे जगत का कल्याण कैसे हो सके, वैसा ज्ञान यदि भारत के पास है, वैसी परंपराएं हमारे यहाँ पर विद्यमान रही है, तो क्यों हम हमेशा ही समाधान के लिए पश्चिम की ओर देखते हैं? हम क्यों ना अपने ही परंपरा में से इसका उत्तर खोजे। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के आधार से कितनी अच्छी तरह से प्रबंधन किया। अब ये अलग बात है कि वुहान लैब लीक थियरी के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन चाइना ने जिस तरह से प्रबंधन किया वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। तो भारत क्यों अपनी परंपरा के ऊपर नहीं खड़ा हो पाता? कोरोना के समाधान के लिए आयुर्वेद की सार्थकता के विषय में बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। मार्च 2021 में योग और आयुर्वेद संबंधित किसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि कोरोना जैसी महामारियों से बचना है तो आयुर्वेद ही हमें आगे का मार्ग दिखा सकता है। तो इस तरह की बात करने के लिए हम उनका धन्यवाद कहते हैं, लेकिन साथ ही में ये भी आशा रखते हैं कि ये जो एक आशावाद है, उस आशावाद को नीति में परिवर्तित किया जाए और नीति निर्धारण के स्तर तक उसको ला करके आयुर्वेद और साथ में आयुष की विभिन्न अन्य जो विधाएं हैं, उन सबको कोरोना की स्वतंत्र चिकित्सा के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। कोरोना की चिकित्सा के लिए अनुमति तो प्रदान की गई है, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंडर में जो कम से कम जिनके पास MBBS की डिग्री है, उनके सुपरविजन में, उनकी निगरानी में चिकित्सा की जा रही है। यहाँ पर यह समझना बड़ा आवश्यक है कि जिस प्रकार से किसी भी व्याधि को एलोपैथी में देखा जाता है और जिस प्रकार से किसी भी व्याधि को आयुर्वेद के द्वारा देखा जाता है, ये दृष्टिकोण बड़ा ही भिन्न है। तो वो एक साथ में उनका चलाना या चल पाना ये बड़ी कठिन बात है, बड़ी असंभव सी बात है। तो स्वतंत्र उपचार की जो है अनुमति उनको मिलनी चाहिए, ये हमारी एक मांग है। और जो गड़बड़े हुई उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बातें चल रही थी शुरुआत में। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कितने सारे लोगों की जान बची। अमेरिका के कई सारे डॉक्टर्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन डॉक्टर्स भी इसके बारे में बोल रहे थे। भारत में भी कई सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे HCQ के बारे में। बाद में पता चला कि नहीं, HCQ से तो इतना कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी वो प्रभाव नहीं भी होता है। रेमडेसिविर, तो अब यहाँ पर ये भी इसका उल्लेख करना भी काफी आवश्यक है कि बीच में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाए गए थे और आप सबको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रेमडेसिविर के जो नकली इंजेक्शन बने थे उसमें पानी के अंदर सलाइन डाला गया था, बस ग्लूकोज डाला गया था और ग्लूकोज वाले पानी को रेमडेसिविर नाम देकर के 40-40 हजार 50-50 हजार के ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। लेकिन वो जिन लोगों में लगा उसमें सक्सेस रेट 90% था। 90% लोग बच गए जिनको नकली रेमडेसिविर लगा था। असली रेमडेसिविर की जो सफलता है वो इतनी अधिक नहीं थी।
अब इसके ऊपर से जो भी सयाने लोग हैं वो अपने आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि रेमडेसिविर क्या था। अब ये निष्कर्ष निकालना मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कम से कम इसके ऊपर सोचें कि जब नकली सलाइन वाले से 90% लोग बच रहे हैं और असली दवाई से कम लोग बच रहे हैं, तो क्या वो दवाई आपका हित कर रही है या आपका अहित कर रही है? और ये भी एक प्रकार की अंधश्रद्धा हो गई कि बस रेमडेसिविर लगा दिया तो हमने जंग जीत ली, हमने कोरोना के सामने जंग जीत ली और इससे यदि कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा। ये जो धारणा बनी थी, ये धारणा बड़ी हानिकारक थी और कई लोगों ने इसके कारण अपनी जानें भी गंवाई। इसी तरह की कुछ बातें फेविपिराविर के बारे में, टॉसिलिजुमेब के बारे में, स्टेरॉइड्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ये सभी के बारे में इस तरह की बातें हुई। कभी-कभी ये वेव चली, ये सब कुछ एक ट्रेंड की तरह, एक फैशन की तरह चला कि नहीं अभी तो प्लाज्मा से ही लोग बचेंगे, नहीं अभी तो स्टेरॉइड से ही बचेंगे। और हम सब जानते हैं कि हमारे करीबी में कितने सारे लोगों को ये सारी दवाइयाँ दी गई थी, 2-2 वैक्सीन लगी थी, फिर भी उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो दावे किए जा रहे थे कि ये तो जैसे रामबाण औषधि है, ये सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। तो ये स्टेरॉइड्स के साथ में एंटीबायोटिक्स का जिस तरह से प्रयोग किया गया, उसके दुष्प्रभाव तो जग जाहिर है, लेकिन फिर भी उनका अनवरत प्रयोग चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे मेडिकल जर्नल्स है, रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स, जिसके भीतर शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं कि इनके लाभकारी असर तो बहुत कम है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत सारे हैं। इन सभी विरोधाभासों के चलते भी ये जो कुप्रबंधन है उसको रोका नहीं गया है और उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है। तो प्रजा का विश्वास अभी धीरे-धीरे डगमगाने लगा है कि बीमार होने पर यदि हम अस्पताल ना जाए तो और कहाँ जाएं? और अस्पताल में जाकर के जब हमारी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता और पैसा पानी की तरह बह रहा है और हमारे परिवार का व्यक्ति हमसे दूर ही दूर चला जा रहा है और उनके शव की अंतिम विधि हमारी जो भी परंपरा है उसके अनुसार हमें नहीं करने दी जा रही है, तो इससे बड़ी विवशता, इससे बड़ी लाचारी, इससे बड़ी बेचारगी किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए क्या हो सकती है? तो इससे जो अवसाद का भाव पैदा हुआ है वो काफी भीषण है, काफी घोर है। लेकिन इसके बावजूद भी आयुष की अन्य पद्धतियों को समुचित प्रोत्साहन व सहायता नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि गुजरात में ही एक चिकित्सक थे जिन्होंने ब्लैक फंगस के, म्यूकरमाइकोसिस के कई सारे केसेस को आयुर्वेद के आधार से बड़ी सरलता से ठीक किया और लोग कई 100 किलोमीटर दूर से उनके पास आने लगे थे। स्थानीय प्रशासन को जब पता चला तो उनको ये नोटिस भेजा गया कि आप कैसे कह सकते हो कि आपने इस बीमारी को ठीक किया, और उनकी ये जो मेडिकल प्रैक्टिस थी उसे रोका गया था। फिर लोगों ने सामने जाकर धरना दिया कि अस्पतालों में जाकर तो हम मर रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बेचारा हमें बचा रहा है और फिर भी आप उसे भी काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो बाद में फिर वो प्रयास शुरू भी हुआ और ऐसे प्रयास, ऐसी घटनाएं देश के कोने कोने में बनी है जिन घटनाओं को हमें सबके सामने, जनता के सामने लाने की बड़ी आवश्यकता है। तो आयुष मंत्रालय ने विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण भी किए हैं, नेचुरोपैथी के कई सारे प्रयोगों को लेकर भी किए हैं। हमारे जो एक साथी है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उनके प्रयासों को लेकर के भी काफी सारी बातचीत सरकार के साथ हुई है और सैद्धांतिक रूप से कई सारी बातों को, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, होम्योपैथी की कई सारी चिकित्सा पद्धतियों को सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान्यता तो प्रदान की है, लेकिन उनको स्वतंत्र चिकित्सा के लिए जो खुली छूट देने की बात है वहां पर एक हिचक सी दिख रही है। तो इस विषय में भी हमें एक अपनी राय, एक ओपिनियन बिल्डअप करना बड़ा जरूरी है। ये सारी की सारी समस्याएं होने के बावजूद हम जो भी प्रक्रिया करने जा रहे हैं वो हमारे संविधान की मर्यादा के भीतर रहकर होगी। हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होगी और हम प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन करना चाहते हैं और हमें आशा है कि वे इस परिस्थिति की गंभीरता को देखकर त्वरित निर्णय लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। ये जो पत्र लिखा जा रहा है उसको बहुत सारे लोगों ने सैद्धांतिक रूप से तो समर्थन दिया है और आगे चल के भी बहुत सारे लोग इसमें सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा जुड़ेंगे और हम प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन करते हैं कि नीसा की तरफ से 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के उनसे मिलना चाहेगा और कुछ विषयों के ऊपर कुछ विषयों को उनके संज्ञान में लाना चाहेगा। तो हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से बहुत जल्दी मिल सके और इन मुद्दों के ऊपर आमने सामने बैठ करके संवाद कर सके। तो कुल मिलाकर जिन मुद्दों के ऊपर नीसा प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर रहा है उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है। तो कोविड के उपचार एवं रोकथाम दोनों के लिए आयुष की भिन्न शाखाओं में अनेक सारे प्रयोग हुए हैं जो कि सिद्ध है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है और कोई साइड इफेक्ट्स उनके नहीं भी है, वो त्वरित भी है, तेज भी है, इम्यूनिटी बढ़ाते भी हैं और न केवल प्रिवेंशन बल्कि क्योर भी ठीक से करते हैं। और
कम वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है, उसकी तुलना में ये कम खर्चे में, कम लागत में भी होते हैं, कम समय में भी होते हैं और अधिक अच्छा परिणाम भी देते हैं। तो इन सभी शाखाओं को स्वतंत्र चिकित्सा की अनुमति प्रदान की जाए, ये हमारा पहला निवेदन है। दूसरा ये है कि पूरे विश्व में टीका लगाने से जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जो वैक्सीन इंजरी जिसे कहा जाता है, वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट जिसे कहा जाता है, इसकी खूब बातें चल रही है। कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ना केवल सोशल मीडिया के बल्कि रेप्यूटेड मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर भी ये सारी बातें चल रही है। तो जो सस्पिशियस वैक्सीन है, जो संदेहास्पद टीके हैं, जिसको वैसे भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के द्वारा अनुमति दी गई है, तो ठीक तरह से उनके ट्रायल भी नहीं हुए हैं, ना उनका डेटा ठीक तरह से जनता के सामने रखा गया है, उनके लिए जब इतना फंड एलोकेशन हो सकता है, इतना धन का आवंटन हो सकता है, तो जो बिल्कुल निर्दोष है, जो कारगर है, जो सफल है, जो सिद्ध है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि है, उनको किस तरह से सरकार अनुमति और प्रोत्साहन नहीं दे रही है, इस विषय में भी हमें संवाद करना चाहिए। और वैक्सीनेशन तो आपको स्पेसिफिक किसी एक बीमारी के सामने बचाने का प्रयास करेगा, इम्यूनिटी तो आपकी ऑल राउंड बढ़ेगी, जो सारे के सारे बीमारियों से आपको बचाने का प्रयास करेगी। और कम से कम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने की जो बातें हो रही है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाए जाएंगे, ये कम से कम ना हो। और हम ये भी जानते हैं कि देश में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, और कुपोषित बच्चों को वैक्सीन से किसी भी तरह का लाभ नहीं होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो कम से कम उनको तो ना दिए जाए, क्योंकि उनको लाभ तो नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव होंगे वो बड़े भयंकर होंगे उनके भीतर। तो वैक्सीन के कारण, टीके के कारण एक नई बीमारी का जो जन्म होने की आशंका है, उस आशंका से भी देश को बचाना बड़ा आवश्यक है। आयुर्वेद में, होम्योपैथी में कई सारी ऐसी औषधियों की बात है, सुवर्ण प्राशन की बात है, बाल चातुर्वर्ण्य चूर्ण की बात है, आर्सेनिकल्प की बात है, और ऐसी कई सारी औषधियों की बात है कि जिन्हें बच्चों को दिया जा सकता है। उनको देने की विधि होती है, उनके देने का अनुपात होता है, और वो विशेषज्ञ ही उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन उनको देने से बच्चों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ती है कि न केवल वो बीमारी से उनको रक्षा मिलती है, बल्कि उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है, शारीरिक मानसिक विकास जो है बच्चों का, वो भी पुष्ट होता है। तो यदि वैक्सीन के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो इस प्रकार की निर्दोष, कारगर, सफल और वैक्सीन से कई गुना सस्ती ऐसी औषधियों के लिए सरकार को उससे भी अधिक धन को आवंटन करके भारत की जो परंपरा है, जो सफल है, सक्षम है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अब हम वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है, उसके विज्ञान की बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है कोरोना की, वो बताया जा रहा है कि उसमें mRNA टेक्निक का यूज किया गया है, मैसेंजर RNA टेक्निक। ये सारे शब्द हमने खूब पढ़े हैं, चाहे इसका अर्थ हम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये शब्द हमने खूब पढ़े हैं। तो फ्लू की वैक्सीन की बात चली थी। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, वो भी एक तरह की वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा भी एक तरह का सर्दी जुकाम बुखार है, कोरोना भी एक तरह का सर्दी जुकाम बुखार है। तो इन्फ्लुएंजा के वायरस जो है, उसको उसकी रोकथाम करने के प्रयास फ्लू वैक्सीन के द्वारा हुए हैं, खूब हुए हैं। स्वाइन फ्लू के समय इतना हुआ था, H1N1 की बातें खूब चली थी, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद उसे रोका नहीं जा सका है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो RNA वायरस है, उसकी म्यूटेशन अत्यंत तेज होती है। ये आपने सुना होगा कि आप कॉकरोच, मच्छर वगैरह को भगाने के लिए उनके ऊपर दवाई छिड़कते हैं, तो वो कुछ समय में उससे इम्यून हो जाते हैं। वो उन दवाइयों का, उन जहरीली दवाइयों का उनके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होता है। वो अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल लेते हैं कि उनको इससे नुकसान नहीं होता। तो वायरस भी इस तरह से, और हर एक जीव अपने आप म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन की दर सबकी अलग अलग होती है। तो वायरस की भी म्यूटेशन होती है, और इतनी तेज होती है कि एक वैक्सीन बनती है, वो वायरस उस वैक्सीन से इम्यून हो जाता है म्यूटेशन के कारण। तो जो तेज म्यूटेशन वाले वायरस है, तो सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली, फंडामेंटली टीके के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा उनकी सफल रोकथाम, सक्सेसफुल प्रिवेंशन संभव नहीं है। और देश ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे हजारों केस है, हजारों तो हमने लिखा है, शायद लाखों केस है, कि जहां पर दोनों टीके लगने के बाद लोगों को न केवल कोरोना का संक्रमण हुआ है, बल्कि मृत्यु भी हुई। ये अलग बात है कि उस मृत्यु का कारण डेथ सर्टिफिकेट में कुछ और लिख दिया जाता है, लेकिन मृत्यु तो हुई है। केरल में ही ऐसे 40,000 से अधिक केस की बात चली है। और टीके से कभी भी नेचुरल इम्यूनिटी जो है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कभी भी विकसित नहीं की जा सकती है। तो आयुष के प्रयोगों से इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर
हमें जोर दिया जाना चाहिए, ना कि वैक्सीनेशन के द्वारा एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी के ऊपर ही ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ में उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उन सबका खतरा भी मोल लिया जाए। यहाँ पर एक और बात हम सबको समझना बड़ा आवश्यक है कि जो जर्मोफोबिया नाम की एक बात हमारे सामने की जा रही है, लुई पास्चर जो जर्म थ्योरी के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने पास्चराइजेशन की टेक्निक जिनके नाम से चली है, दूध के पास्चराइजेशन की टेक्निक, तो लुई पास्चर की जो जर्म थ्योरी थी उसमें उनका ये कहना था कि आपकी जो बीमारी है उसका कारण एक विषाणु है, एक कीटाणु है, एक जीवाणु है, जो बाह्य कारण है। The cause of the disease is external to you is something that Louis Pasteur had stated. और उन्हीं के समय के एक और विद्वान थे एंटोइन बिचैम्प नाम के, जिनके साथ उनकी खूब बहस चर्चाएं चली थी और अपनी मृत्युशैया पर लेटे हुए डेथ बेड के ऊपर लुई पास्चर ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि एंटोइन बिचैम्प की जो टेरेन थियरी है कि आपका शरीर ही यदि इतना सक्षम होगा, इतना समर्थ होगा, तो कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो इस बात को लुई पास्चर ने अपने जीवन के अंतकाल में स्वीकार किया था, लेकिन इस बात को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। ये कुछ ना कुछ वैसी ही बात है कि हम क्यों ना अपने शरीर को ही मजबूत बनाएं। अच्छा, कई सारे वैक्सीन के साइंस में बेसिक बात ये की जाती है कि आपके शरीर में या तो इनएक्टिवेटेड वायरस को डाला जाता है, या तो कम क्वांटिटी में, कम प्रमाण में, कम अनुपात में वायरस को डाला जा रहा है, या तो सुषुप्त अवस्था में वायरस को डाला जा रहा है। तो बेसिकली किसी न किसी स्वरूप से जो वायरल पार्टिकल है, जो विषाणु का अंश है, उसे आपके शरीर में डाला जाता है, जिससे कि, और वो मर्यादित स्वरूप में डाला जाता है, जिससे कि आपका शरीर उसके सामने लड़ना सीख ले, वो अपने शत्रु को पहचाने, उसको अपने शत्रु की पहचान कराने के लिए वैक्सीन दी जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा तर्क तो ये आता है कि जिनको कोरोना वायरस का सही में संक्रमण हुआ है, जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट अपने आप में संदेहास्पद है, संदिग्ध है, लेकिन कभी मान भी लिया जाए कि नहीं, आरटीपीसीआर से हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोरोना हुआ है कि नहीं, यदि मान भी लिया जाए, तो भी जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनको वैक्सीन देने का क्या तुक बनता है? इसके पीछे कोई तर्क काम नहीं कर रहा है कि जिसको प्राकृतिक रूप से एक बार संक्रमण हो चुका है, उस व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है वो काफी लंबे समय तक टिकती है, और आपके शरीर में जब टीके के जरिए, वैक्सीन के जरिए एक छोटी मात्रा में वायरल पार्टिकल्स को डाला जाता है, तो उसके सामने जो एंटीबॉडीज बनती है वो 6 सप्ताह में कम होने लगती है और 6 महीने में तो लगभग समाप्त हो जाती है। आप सबने पढ़ा होगा अलग अलग जगह पर कि इसीलिए बूस्टर डोज की भी बात चल रही है कि आपने 2 डोज लिए फिर भी हुआ तो बूस्टर डोज लीजिए, फिर तीसरा बूस्टर लीजिए, फिर चौथा बूस्टर लीजिए। हम कुछ समय के लिए यदि अपनी आंखों को और कानों को बंद करके दिमाग की खिड़की खोलकर देखें, तो पता चलेगा कि ये दुकानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल दुकानदारी है कि किस तरह से ज्यादा वैक्सीन बेची जाए, उनकी दुकान चलती जाए, उनका धंधा चलता जाए, जनता को भाड़ में जाना है तो भाड़ में जाए। मैं ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और इस तरह का जो ये गोरख धंधा चल रहा है, इसके सामने हम कैसे बात नहीं करेंगे? सरकार के द्वारा बहुत सारे सीरो सर्वेस किए गए हैं, और जिन सीरो सर्वेस में ये पाया गया है कि दूसरी लहर जो कि अंदाजन अप्रैल मई जून के आसपास की बताई जा रही है सन 2021 की, उसके बाद अधिकांश लोगों में हर्ड इम्यूनिटी का विकास हुआ है और एंटीबॉडीज बहुत सारे लोगों में बन चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनमें पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई है, हर्ड इम्यूनिटी से बनी हुई है, जो वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज से ज्यादा मजबूत, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो ऐसे लोगों को टीका देने की बात का कोई भी वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। कोई भी सयाना वैज्ञानिक जो कहीं से फंडिंग लेने के लिए लालायित नहीं होगा और सत्यनिष्ठ होगा, वो इस बात को स्वीकार करेगा कि ये पूरी की पूरी जो कवायद चल रही है, इसमें कोई भी सार्थकता का अंश मात्र भी नहीं है। तो अधिक से अधिक करना है तो ये हो सकता है कि ऐसे यदि कोई समुदाय है कि जहाँ पर किसी भी तरह की एंटीबॉडी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनमें यदि कोई चाहता है कि नहीं मुझे वैक्सीन लेनी है, तो उनको वैक्सीन अवेलेबल करवाई जा सकती है, वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक। जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं की जा सकती। ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और सरकार को भी कोई अधिकार नहीं है कि ये संविधान प्रदत्त अधिकारों को हमसे छीना जाए। तो ये बात भी हम सरकार को भलीभांति याद दिलाना चाहते हैं कि सीरो सर्वे के द्वारा जो प्रस्थापित सत्य है उसकी तो कम से कम अनदेखी ना की जाए। हमारा जो निवेदन है उसका तीसरा अंश है, तीसरा उसका चरण है कि टीके के नाम पर समाज में खूब अन्याय हो रहा है और घोर अन्याय हो रहा है। उसकी रोकथाम के मार्गों को भी, ये केवल मेडिकल इश्यू नहीं है, कोई स्वास्थ्य संबंधित बात नहीं। जैसे शुरू में ही मैंने कहा था कि इसमें राजनीतिक पहलू भी सम्मिलित है, इसमें आर्थिक पहलू भी सम्मिलित है, इसमें सामाजिक पहलू भी सम्मिलित है, इसमें भेदभाव की बातें भी सम्मिलित है, और ये सभी बातों को हमें ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है।
भारत सरकार ने ये घोषित किया है, कई सारी आरटीआई के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने और कई सारी राज्य सरकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वैक्सीन लगाना, टीका लगाना स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वैक्सीन लगाना वॉलंटरी है और किसी को वैक्सीन लगाने के आधार पे या ना लगाने के आधार पे किसी भी सार्वजनिक सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता, किसी भी सार्वजनिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि संविधान प्रदत्त है। इसके बावजूद भी कई सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा, प्राइवेट निजी संस्थाओं के द्वारा कुछ इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है जो बिल्कुल अनुचित है। तो हम सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं कि सभी प्रकार के प्रचार व संचार माध्यमों के द्वारा इस बात का प्रचार करवाया जाए, इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए कि टीका लगाना या ना लगाना आपका निजी मामला है और इसे सुनिश्चित करने का आपको संपूर्ण अधिकार है और पूरे विश्व में कोई भी नहीं, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी आपको टीका लगाने के लिए बाधित नहीं कर सकते। आपकी ऑफिस के आपके बॉस है या आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जब भारत के प्रधानमंत्री भी आपको बाधित नहीं कर सकते, तो ये लोग तो कैसे बाधित करेंगे? तो इस बात को जन जन तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है कि टीका लगाना है या ना लगाना, ये आपका स्वतंत्र निर्णय है और आपके ऊपर बनाया जा रहा किसी भी प्रकार का दबाव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कई सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों एवं संगठनों के द्वारा अपने विद्यार्थियों, व्यापारियों, कर्मचारियों को लिखित या मौखिक रूप से टीका लेने के लिए बाधित किया जा रहा है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा इस तरह के ऑर्डर्स इश्यू किए गए हैं कि यदि दुकानदारों ने फला तारीख तक टीका नहीं लिया है तो उनको दुकान नहीं चलाने दी जाएगी। ये संविधान का घोर अनादर है, अवमानना है। दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार के कामों के सामने, इस प्रकार के जो आदेश जारी किए जाते हैं, उनके सामने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस चलने चाहिए। ये भारत की सार्वभौम जो सरकार है उसके द्वारा जो जारी की गई बात है कि टीका लगाना स्वैच्छिक है, ये उसका भंग है। इसको सरकार विरुद्ध के कृत्य मानना चाहिए, इसको देश विरुद्ध का कृत्य मानना चाहिए, इसको संविधान विरुद्ध कृत्य मानना चाहिए। जब कोई वैक्सीन को एनफोर्स कर रहा है तो इसको बड़ी सख्ती से लागू करना जरूरी है कि इस प्रकार की वैक्सीन एनफोर्समेंट, कोवर्जन जिसे कहा जाता है, इस प्रकार का कार्य जहां भी हो रहा है उसको संपूर्णतः बंद किया जाए और एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाए कि जहां पर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यापारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति, उन्हें यदि कोई टीका लेने के लिए बाधित कर रहा है, कोई भी अधिकारी, तो उसकी शिकायत कर सके और ऐसे गैर संवैधानिक कृत्य का आचरण करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये निशा की मांग है, क्योंकि सरकार का एक जो बहुत बड़ा कर्तव्य है वो ये है कि निर्बल के अधिकारों की रक्षा करना। संविधान ने अधिकार देते समय ये तो नहीं कहा था कि जो बलवान है उसी को अधिकार मिलेंगे। अधिकार तो पूरे भारत की प्रजा को मिले हैं। तो किसी को वैक्सीन के नाम पे डरा धमका के, उनकी नौकरी का डर दिखा करके उनको जो वैक्सीन लगवाई जा रही है, इन सब इस तरह की जो धमकियां दी जा रही है, इस प्रकार की जो हिंसा, इस प्रकार का जो भेदभाव देश में चल रहा है, उसको सरकार संज्ञान में ले और त्वरित इसके ऊपर रोक लगाए। टीके के जो दुष्प्रभाव है वो पूरी दुनिया में पाए गए हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं हमारे सामने कि यूरोप में 19 जून की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 13 लाख से भी अधिक लोगों में वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन देखे गए हैं। 13,867 लोगों की मृत्यु वैक्सीन के कारण हुई है। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम VAERS जो है, उसके अनुसार करीब 7,000 लोगों की मृत्यु हुई है, 4.5 लाख के जितने वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन हुए हैं और 34,000 से अधिक तो गंभीर बीमारी हुई है वैक्सीन के कारण। और ये किस अरसे में? तो 14 दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, 14 दिसंबर 2020 से लेकर 25 जून 2021, महज 6 महीने के भीतर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश से दुगनी भी नहीं है, उतने छोटे एक देश के भीतर ये बताया जा रहा है कि 4.5 लाख जितने वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन हुए हैं और 7,000 जितनी मौतें हुई हैं और 34,000 से अधिक गंभीर बीमारियां हुई। इंग्लैंड में जो MHRA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री जो है, उसके अनुसार 9.5 लाख जितने वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट के केसेस बने हैं, 1,300 से अधिक लोगों की मृत्यु की बात है।
अब भारत में ये बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ के आसपास लोगों को टीका लगा है। अब इतनी बड़ी संख्या में टीका तो बहुत कम जगह पे लगा है दुनिया में। तो उसके उपरांत भी केवल 488 मृत्यु हुई है और 26,000 जितने ही मुश्किल से वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट के केसेस है, तो ये अकल्पनीय है। इस बात को सच नहीं माना जा सकता। जब इतने छोटे-छोटे देश जनसंख्या के आधार पे अमेरिका कितना छोटा है, यूरोप पूरा भारत की तुलना की जा सकती है उसके सामने। तो जब यूरोप में 13 लाख से अधिक केसेस पाए गए हैं और भारत में बताया जा रहा है कि 26,000, कहाँ 13 लाख, कहाँ 26,000, वहाँ पर 13,867 लोगों की मृत्यु की बातें की जा रही है और यहाँ पे तो सिर्फ 488 की मृत्यु की बातें की जा रही है। तो ये आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि 15 जून 2021 को तो पहली वैक्सीन डेथ को भारत सरकार ने स्वीकार किया है। उससे पहले कितनी सारी डेथ्स हुई लेकिन उसे स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट को रिपोर्ट करने का जो तंत्र है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 प्रमुख वैक्सीन भारत में दी जा रही है। तो कोवैक्सीन के तो फेज 3 के ठीक-ठाक ट्रायल हुए भी नहीं और उसे अनुमति दे दी गई है। और ये दोनों के जो दुष्प्रभाव है उनके ऊपर कोई रिकॉर्डिंग जो होनी चाहिए थी, जो अध्ययन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो कोविन ऐप जो अभी एक ऐप शेयर किया गया है जनता के साथ, तो उसमें AEFI रिपोर्टिंग, एडवर्स इफेक्ट का जो रिपोर्टिंग करना होता है, उसके लिए एक सीधा टैब दिया जाए और लोगों को बताया जाए कि यदि आपको टीका लेने के बाद में किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, टीका लेने के बाद में आपको हल्का सा बुखार आना, एक आध दिन के लिए कमजोरी आना, ये तो बताया जाता है कि ये तो सबको होगा। जिनको इससे अधिक समस्या हो रही है तो वो इस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सके और उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, उसको सरल बनाया जाए। इतना कठिन ना बनाया जाए कि ये टैब में जाइए, वहां से ये सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, वहां से इधर जाइए, वहां से उधर जाइए। बड़ा सीधा और सारी प्रादेशिक भाषाओं में ये हो, केवल हिंदी और अंग्रेजी में ना हो, भारत की सारी भाषाओं में भी ये विकल्प को दिया जाए। और जो IVR में अभी जो गाना हमें सुनाया जाता है कि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ना निकले, भैया कुछ दिन मतलब कितने दिन? 1.5 साल तो होने को है। इसको 1.5 साल को कुछ दिन तो नहीं कहा जा सकता। तो IVR में जो ये एक की एक धुन बजाई जाती है, कभी अमिताभ बच्चन की आवाज में, कभी किसी और की आवाज में, तो वो IVR के द्वारा संदेश देने की सुविधा का सदुपयोग करके ये बताया जाए, यदि आपको वैक्सीन से किसी भी प्रकार का एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो आप यहाँ जाकर उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए, हमारी कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से निजी दुश्मनी नहीं है कि उनका कारोबार चौपट हो जाए। हमारा तो केवल ये एक मुद्दा है कि यदि वैक्सीन से कुछ लोगों को समस्या हो रही है तो उन वैक्सीनों के ऊपर या तो सुधार किया जाए या उनको जबरन लागू ना किया जाए और उससे अधिक लोगों को जो हानि होने वाली है वो कम से कम रुके। तो जो एक भविष्य में होने वाला नुकसान है भारत को, वो ना हो, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये बात को लेकर के हम भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। सन 2015 में स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनकी रूल बुक के अनुसार सरकार का ये दायित्व बनता है, ये भारत सरकार का दायित्व बन रहा है कि टीका लेने वाले जितने भी नागरिक हैं और ये टीकाकरण की प्रक्रिया में जुड़े जो भी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कर्मी है, उन सभी के साथ संवाद करके सरकार को टीके के प्रभाव और दुष्प्रभाव, जो अच्छे प्रभाव हो रहे हैं वो भी और जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो भी, उन दोनों के विषय में जानकारी जुटानी पड़ेगी। ये सरकार का दायित्व बनता है। तो भारत सरकार का ये जो निर्देश है, कम से कम भारत सरकार खुद तो इसका पालन करे। भारत सरकार हमें ये बताए कि ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ कोरोना की वैक्सीन को लेकर के ये अध्ययन कब हुआ है और कहाँ हुआ है, और यदि हुआ है तो उसे जनता के सामने रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए। एक और भी बात हो रही है कि कोविड की तीसरी लहर आएगी, बच्चों को खूब नुकसान होगा, बच्चों के ऊपर ये होगा, लाशें बिछेगी। कई सारी जगहों पर तो स्मशानों में अलग-अलग नई जगहें उसके लिए तैयार की गई है, लकड़ियाँ खरीदी गई है, नई इलेक्ट्रिक फर्नेसेस बनने लगी है, ये सोच के कि नहीं बच्चे तो बड़ी संख्या में मरेंगे। अब इससे बड़ी घिनौनी खबर क्या हो सकती है कि हम अपने देश के बच्चों के मरने का प्रायोजन कर रहे हैं, पहले से आयोजन कर रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर से बच्चों को अधिक प्रभाव होगा, इस बात का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और ये जो एक दुष्प्रचार है, बहुत बड़ा दुष्प्रचार, इसको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझा जाए, इसको भी एक
गुनाह के स्वरूप में देखा जाए और दंडनीय अपराध इसको समझा जाए और इस प्रकार का भय जो भी फैलाते हैं उनको रोका जाए। मुझे याद है कि जब मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ सन 2001 में एक बड़ा सा भूकंप आया था, बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद में कई सारे ज्योतिषियों ने ये कहा था कि इस तारीख को भूकंप आएगा, इतने बजे भूकंप आएगा। उनमें से जिन की भविष्यवाणी गलत हुई उनको तो जेल में डाल दिया गया था कि आपने जनता को गुमराह किया, सबको भयभीत किया। तो ये तीसरी लहर से बच्चे डरेंगे, इस बात को लेकर जो जनता को डरा रहे हैं, जो भी लोग डरा रहे हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको क्यों जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा है। इस प्रकार का जो भय का वातावरण फैलाया जा रहा है और भय के आधार पे जो दुकानदारी की जा रही है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। ये भी निशा की तरफ से एक निवेदन है। आखिरी बात बस केवल ये कहनी है कि हमने एक लंबी यात्रा तय की है। आज से कुछ वर्ष पहले कई सारे भेदभावों से ग्रसित हुए थे हम और उसमें से निकले हैं। हम ना तो रंग भेद में मानते हैं, ना जाति भेद में मानते हैं। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक एक बराबर है, एक समान है। और हम बिल्कुल नहीं कहते कि काले का अधिकार कम है या गोरे का अधिकार ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि सवर्ण का अधिकार ऐसा है, दलित का अधिकार ऐसा है। सवर्ण हो, दलित हो, गोरा हो, काला हो, पुरुष हो, महिला हो, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक दृष्टि से देखता है। तो क्यों वैक्सीन लिए हुए लोग और वैक्सीन ना लिए हुए लोगों के बीच में भेदभाव करना चाहिए? ये तो उसी एक बर्बर व्यवस्था की तरफ वापस लौटने की बात हुई कि जहां से उबर कर हम इतने आगे आए हैं। ये तो हमारे देश के सारे शहीदों का, सारे क्रांतिकारियों का अपमान होगा जिन्होंने अपने जान इस स्वर्ण भारत को बनाने के लिए दिए। तो इन सभी मुद्दों को सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं। आप सभी का इसमें समर्थन अपेक्षित है और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये पत्र प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे और इस विषय पर हम उनके साथ बैठकर संवाद कर सकें। उमेंद्र जी, आप बात का दौर आगे। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर NN मेहरोत्रा उनको निवेदन करूंगा, वो जो इंग्लिश भाषा वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा देश के लोग जुड़े हुए हैं। मेहरोत्रा जी, थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए, थोड़ा, हाँ, आपका चेहरा। अब मैं शेयर कर रहा हूँ इंग्लिश स्क्रीन पे अंग्रेजी वाला, तो आप इंग्लिश में बात कीजिएगा थोड़ी सी संक्षेप में। डॉक्टर साहब, मैंने करना है? अच्छा, आप शेयर करेंगे? अच्छा, कर लीजिए, ठीक है, ओके, डन। नहीं, मैं करता हूँ, मेरे पास फाइनल कॉपी है। नहीं, जो फाइनल कॉपी है जो भेजी थी उसमें छोटे मोटे लैंग्वेज के करेक्शंस, मॉडिफिकेशन सजेस्टेड है, कोई मेजर चेंज नहीं है। आप करिए। लेट मी कम बैक टू व्हाट आशुतोष जी हैज प्रेजेंटेड। मेहरोत्रा जी, थोड़ा इसका साइज बढ़ाइए फिर जरा, ये पठनीय नहीं होगा स्क्रीन पे। एक मिनट, आपने जो भेजा यहाँ ग्रुप में, ये वही है ना? हाँ जी, मैं डाउनलोड करके पढ़ाता हूँ। आप कब तक मैंने कर दिया, बड़ा कर दिया, मैंने बड़ा कर दिया। ओके, डन हो गया, ठीक है, डन करिए। I largely agree with what Ashutosh ji has presented. More or less everything is fine, except that some language here and there may be slightly modified to scientifically and technically be on the right track, because sometimes on small issues the other party blows it unnecessarily. So let's not give them any opportunity for those kind of small issues. Otherwise, the draft is absolutely fine. What the letter basically says is that the condition with which we have been facing for the last 1.5 years, that has thrown the entire society out of gear, and as a result of which, because we found that the government has not supported the right initiatives and the facts that came out from Ayush and related observations and results available with the Ayush experts for managing the corona, increasing the immunity, treating the patients, and that must be encouraged duly, because the entire process of management of corona even today is, according to the Epidemic Act, under the control of ICMR, Ministry of Health guidelines, which is almost 99.99% following the allopathic parameters decided by a few selected people.
I wouldn't like to comment on who they are, but while the Ayush has come out with definite guidelines with proven results through clinical trials and through studies which have been published, and even then these are not being encouraged. Though on the other hand, as explained by Ashutosh Ji, that unproven drugs like HCQ to remdesivir to Femivir or to tocilizumab or all these drugs which did not have proven results to manage the corona, but they were allowed. And the Ayush systems, including the drug that Krishnaiah has developed to help thousands and thousands of people, and similarly many others, they are legally not yet being allowed under the official protocol. And this must be stopped. They must be duly supported. And this is what is necessary, because these guidelines which the Ayush Ministry has issued are based on the opinion and the study of the interdisciplinary panel of experts, which was headed by the former Director General of ICMR himself, and a panel of experts of all pathies and scientists. So despite all that, it is not being encouraged. Now, then the issue comes about the vaccination. While vaccination, there are claims, there may be claims that vaccine helps in certain situations, but there are enough reports saying that the antibodies produced by vaccines start diminishing within 6 weeks of the first injection, which means by the time you get the second injection, the first dose has become useless. And after 6 months, even that becomes ineffective, and therefore the third booster dose is being talked about. All that can be technically put in with the right language, whereas slight modifications may be required. But it is very clear that even in countries like US or Israel and a lot of countries in Europe, they are going for the third booster dose. And we know that the so-called simple influenza, which is again largely an mRNA virus, RNA virus, it could not be controlled by any vaccines which have been there for more than 2 decades, which means the vaccines do not become effective for influenza kind of viruses. And therefore, what is the alternative? The alternative is Ayush, proven. Patra say, if I see, due to all these inconsistencies, I mean, I've slightly modified the translation language. The faith of many people for allopathic mismanagement is started to falter, yet the government is not encouraging and duly supporting Ayurvedic and other proven Ayush interventions, which have been published after thorough clinical trials by Ayush Ministry and others. The guidelines that issued by Ayush have been approved by interdisciplinary panel of experts constituted by the Government of India and vetted by Niti Aayog. Hence, the efforts to discourage available alternative and effective measures of treatment have become the cause of great depression and concern to this group of NISA. And in such a situation, respecting the constitution and following the way Ashutosh Ji has mentioned, we need to request the Prime Minister to take due action on the points raised by us. Namely, this part I have not yet done the complete corrections because I received the document rather late, and then there was a function in the family, so I've done the Hindi corrections which I posted on the group also. Those are my suggestions, small modifications only. Basically, the essence is similar, except that things like all vaccines are not mRNA vaccines, as was being explained by Ashutosh Ji. So all the vaccines which are used in US are different. The vaccines used in Europe are different. In many countries in Europe, the Covishield is being used. Covaxin is not used probably in any of the European countries. Russia uses
हाँ जी, वो पत्र नहीं दिखाई दे रहा, जो आप पढ़ रहे हैं वो पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा। मैं वही पढ़ रहा हूँ. The prevention as well as cure of COVID both are possible by various branches of Ayush by increasing immunity without any side effects, thus yielding better results than vaccination. These modes of treatment of COVID patients are not just cost effective, but also quicker compared to the prevalent ways of treatment with the help of modern Western medicine. Hence, all the branches of Ayush should be allowed to work independently towards prevention and treatment of COVID. This issue of the media is flooded. It's not just the media is flooded with the ill effects of vaccination. In fact, there are documented reports of the official monitoring agencies of the government of the United States, of the Europe, and in India. So whereas the comparatively so-called claimed safer vaccine of mRNA vaccine of US, even that has been shown to have very large number of side effects and deaths reported due to that. And similarly in Europe, where Covishield, Sputnik and other vaccines are in use, very large number of adverse effects, severe adverse effects and deaths have been reported. So despite that, huge fund is being provided to these vaccination, whereas the natural immune boosting systems of Ayush are not being encouraged. And what one is saying is particularly for children must never be jeopardized hastily, because the COVID vaccines which are being claimed to be conducting clinical trials on children, they're very hurriedly conducted, and a lot of side effects which are coming for the regular vaccination, say the same may be coming. And in the case of children, there is another point is that the 50% of Indian children are malnourished. And it is well known that malnourished children do not raise immunity. The immune system of the malnourished children is low. Therefore, the vaccines do not work. They don't raise immune response appropriately and or adequately. Whereas the Ayush practices like Suvarn Prashan or Balchaturbad Churn or arsenical or similar prescriptions in Unani and Siddha, they are far more effective and they work even with the malnourished children because they raise the innate immunity of the children, and therefore it is strongly recommended that at least for children, vaccination should not be hastily started, and on the contrary, the proven Ayush system should be encouraged. This point about influenza virus I have already covered, and the large number of adverse report cases with both the vaccine shots having been taken. In Kerala alone, there are reports of more than 40,000 cases of people who have taken both the vaccines shots and they have got the infection and many people have died. Therefore, the efficacy of the vaccination system needs to be questioned and stopped and at least not coerced upon. In fact, unfortunately, even in the Ayush colleges, when the students are joining the college, they are asked to take the vaccine. And without taking vaccine, they are asked to either stay separately in different hostels or not join the college along with the other students. So why should they be coerced into undertaking vaccines if they do not want it? And this kind of things have to be stopped. And particularly for children, it has to be stopped in any case. The point of sero surveys done by the government after the second wave has found about 69% people having been found having antibodies. In certain cases, there are even more than 80%. Now, therefore, there is every possibility of herd immunity having been already there with natural immunity, which is far more deeper and longer and all pervasive. So the vaccination should not be promoted, and if at all government has to, then based on the sero surveys, if there are some hot spots, one can think of vaccinating selectively, let the government decide that, and even there, the approach should be voluntary. That must be very, very clear.
like what I mentioned here, that the same thing which was mentioned in the letter, that people, students, businessmen, employees are being coerced into taking vaccine for one excuse or the other, like travel. International travel, one cannot stop other countries, but within the country and for doing their business or their studies or their activities, people should not be coerced into taking vaccines. That we are very strongly demanding. This side effect issues, in fact, there are some repetitions which I have tried to correct in the Hindi draft, which can be shared as Ashutosh ji has said, maybe by today evening or tomorrow, after there is agreement with the entire team. And accordingly, the repetitions, etc., could be avoided even in the English draft. So these are the same repetitions of the side effects. And this issue of raising the bogey of third wave. In fact, I read in the newspapers that the government has said they have allocated another 25,000 crores for management of the third wave, the possible potential third wave. Now, while the government is allocating huge funds, government is not providing adequate funds or even support to independently let the Ayush systems promote the inherent or the innate immunity and manage COVID. So it is suggested that a team of maybe about 11 people could be invited by the Prime Minister. They can have their own panel of experts and the ministers or secretaries, whomsoever they want. And we can send a team of about 11 people to listen to us and then take action accordingly. Thank you. ये आप शेयरिंग बंद कर दीजिए. Yeah, मैं बंद कर रहा हूँ. Okay. Now I request our 3 or 4 the core committee members. First, I will request Dr. Avadhesh Pandey to have brief comments. Dr. Avadhesh Pandey. Avadhesh ji. Okay. Dr. Azad Saab. जी सर. इस पर टिप्पणी संक्षेप में. तो ये डॉक्टर देश आ गए मेरे ख्याल में, अगर उनको लेना पहले तो. कोई नहीं, आप पहले बोलो, एक ही बात है आपके बाद. अच्छा सर आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें. जी सर. जी सर, प्रणाम सभी को. मैं बहुत बढ़िया जो डॉक्यूमेंट बन गया ये. हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, लेकिन अब और लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोगों के मन में इतना ज़्यादा डर है और अनसर्टिनिटी है, इनसिक्योरिटी है और बड़ी कन्फ्यूजन है. अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है. तो और पूरी जो उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इकोनॉमी पे या सोशल लाइफ पे या हमारे इवन हमारी जो इमोशनल लाइफ है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनसे हम लोग क्रिपल हो रहे हैं. तो ये मुझे लगता है हमको जल्दी से इसको फाइनलाइज करना चाहिए. बाय एंड लार्ज तो ड्राफ्ट ठीक है बिल्कुल, उसमें कोई ज़्यादा छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर मेहरोत्रा या डॉक्टर आशुतोष कर रहे हैं, वो करके हमें फाइनलाइज करके इसको वाइडली पब्लिसाइज करना चाहिए और जितने एमपीज़ और मिनिस्टर्स और सबको इसकी कॉपीज़ भेजनी चाहिए. उसके बाद मेरे ख्याल में ये भेजने, इसमें इंक्लूड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है हमको थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए कि इसके जो डीपर इश्यूज हैं, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट माइक्रोबियल लाइफ के टोटल माइक्रोबियल लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की, वही बड़ी वल्गराइज्ड है. जो रियल इशू है वो है कि हम लोग वायरसेस बैक्टीरिया या इनको समझते क्या हैं, और फिर वो साइंस ऑफ वैक्सीनेशन. ये दो इश्यूज है, हालांकि ये इंटररिलेटेड है. और इम्यूनिटी का इशू जो है, इम्यूनिटी के इशू पे लेटेस्ट क्या रिसर्च क्या कहती है. जो इम्यूनिटी का जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है ही नहीं जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम प्रीच कर रहा है, जो कंपनीज प्रीच कर रही है. तो मुझे शायद मैंने पहले भी बात हुई थी किसी सेमिनार में
कि एक्चुअली बॉडी इनवाइट्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू क्रिएट सिम्टम्स। वो बॉडी करती है, उल्टा इनवाइट करती है कि आओ हमें सिम्टम दो, ताकि हम वो ट्रिपल आर की बात मैंने की थी कि डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर वर्क, रिजुविनेशन और रीजनरेशन, ये बॉडी को कॉन्स्टेंटली चाहिए। जो जिस बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिस बॉडी को टॉक्सिन्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो बॉडी बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है, उसमें ये चारों बहुत वीक हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर वर्क, रिजुविनेशन एंड रीजनरेशन। तो ये इनको बूस्ट करने के लिए बॉडी वायरसेस एंड बैक्टीरिया को उल्टा इनवाइट करती है टू क्रिएट सिम्टम्स, टू क्रिएट। जुकाम एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है नेचर का, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है। जुकाम लगना कोई बुरी बात नहीं है, फ्लू होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि फ्लू होने से हमारा जो सिस्टम है पूरा रिजुविनेट होता है। इस तरह डायरियाज है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, फीवर है, कोई और फुडेफिंसी है, और ये पूरे का अगर वो पूरा अगर नॉर्मली प्रोसेस वो चलते रहे DRRR, तो ये बड़ी बीमारियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि हमारा एक ऐसा समाज है जिसमें न्यूट्रिशन पुअर है, हमारा फूड टॉक्सिक है, हमारे आसपास में हवा और पानी टॉक्सिक है, तो इसी की वजह से ये चारों जो हमारा जो कॉन्स्टेंटली चलने चाहिए DRRR, ये चलते रही है, तो उनको बॉडी को कंपल्शन होती है, ये वायरस एंड बैक्टीरिया को इनवाइट करते हो। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है हमको फर्दर सेकंड स्टेप जो करना चाहिए कि ये जो इम्यूनिटी का रियल कॉन्सेप्ट है, जो अप टू डेट है, जो वो क्या है, वो ये है एक्चुअली वो एक अगले पत्र का आधार बन सकता है। वो एक अलग पत्र का गवर्नमेंट को कि ये या जो हम जब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को मिलने का मिलता है टाइम, तो हम लेके जाएं, वो जो आप कह रहे हो वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वो पत्र हो या नेक्स्ट डिस्कशन जो हम ओपन डिबेट करें, क्वेश्चन पेपर लेके जाएंगे के रियल इश्यूज, ये 3 इशू है कि माइक्रोब्स के अंडरस्टैंडिंग क्या है, इम्यूनिटी के अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वैक्सीनेशन उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है वैक्सीनेशन के बारे में एक कंसेंसस दुनिया में बन रहा है कि वैक्सीन जो है, बाय एंड लार्ज साइंस ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही हॉलो और बहुत ही वीक साइंस है, लेकिन ये लोग क्लेम कर रहे हैं, वो है नहीं सर। जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अवधेश पांडे जी, अवधेश जी। सर मैं थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू स्पीक ऑन दिस। दो बड़े बड़े वक्ताओं ने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, द वे फॉरवर्ड आज के टाइम में, द वे फॉरवर्ड इज, हो क्या रहा है, सरकार ने पहले से वो शायद किया हुआ है कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन ये है, बाकी एंसिलरी यूनिट्स हैं। अगर इनकी भाषा, उनकी भाषा एक ही लाइन में चल रही तब तो ठीक है, लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन है तो मेन स्ट्रीम रिमेन्स एंड द एंसिलरी वंस विल बी डम्प्ड। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, या ये कम से कम ये बोलना चाहिए कि अगर एविडेंस बेस्ड मानते हैं आप या साइंटिफिक बेस मानते हैं, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बहस ही हो जाए। वे फॉरवर्ड यही है, क्योंकि कई बार आईना दिखाना कई बार जरूरी होता है, अपनी बात रखने के लिए दूसरे को आईना दिखाना जरूरी होता है। तो ये लेटर एक माध्यम जरूर होगा आईना दिखाने का, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर आशुतोष जानी, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप में बहुत ही अच्छी हिंदी और संस्कृत का मिश्रण यूज करते हुए अपनी बात रखी। और डॉक्टर NN मेहरोत्रा साहब तो वैसे ही एवरीबडी नोज हिम, ही इज सच अ स्कॉलरली पर्सन। मेरा तो यही मानना था सर। आदरणीय डॉक्टर खादरवली साहब। Yes, sir. Yes. Yeah, I think it's urgent that we do execute the letter and get it into the public and really into the PMO and get some kind of action going. And already in many places, United States of America, many states have openly declared that vaccination is bogus. So with lot of evidences, and of course we also have got whatever little evidence we have in India is more than enough to make this hangama stop. First,
they should remove the Epidemic Act immediately. 2, they should open colleges and schools with immediate effect. The children are affected for future generations. Losing 2 years is not a small joke. These are very serious issues which we will make big reports and other issues will be tackled later. But first, let's take the first step. Let's begin and have a discussion with the so-called ICMR controlled groups, whoever they are. If Prime Minister is hand to these issues, he is also responsible and answerable for all the issues that MISA has raised. And we should start getting into action mode. Now we have been deliberating enough as long as we have done. It's high time we went ahead and do something into action plan. Thank you. And the letter is extremely very beautifully written according to me, considering all the issues. So I really, with a lot of respect and admiration, look forward to the team that they have done the job, Dr. Malhotra and Ashutosh Jani, Hitesh Jani. So let's get into action. Let's get into action. Thank you very much. Thank you, sir. Dr. Nishita Dixit. नमस्ते सबको, रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही क्रिस्प, वेल ड्राफ्टेड, बहुत लॉजिकल, मुझे लगता है कि परफेक्ट भाषा, लॉजिक्स, सारी बातों का मिश्रण है ये लेटर। और निश्चित तौर पे हमें मिलने का टाइम लेना चाहिए, एक ओपन डिबेट। इनफैक्ट हमें मीडिया में भी जाना चाहिए कि वी आर रेडी फॉर सम ओपन डिबेट्स ऑन दिस इशू, और वाइड स्प्रेड इसको आगे लेकर जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दिस लेटर। बहुत मेरा ओपिनियन बिल्कुल यस है। ठीक, पत्र हो ही रहा है। डॉक्टर सुबीर साहा। डॉक्टर सुबीर साहा। ओके, डॉक्टर TSR रेड्डी। Yeah. Dr. Reddy. Yes. Sir, I support and I endorse this letter in the full spirit of Raksha Bandhan today. My heartfelt congratulations on this day to all our sisterly women folk. I heartily support and have been campaigning and canvassing for Anandaya's Ayurveda Corona medicine, which has been cleared by Andhra Pradesh High Court. 4 strains, and I demand that even the I strain should be cleared, because we have been demanding for since a quite long time as to what is the scientific validation they have done through certified botanists and biodiversity specialists who contribute in a larger way to the manufacturing of anti-malignancy drugs and obese drugs for US pharmacy market. They are the ones who have endorsed point by point of Anandaya's Ayurveda Corona medicine, and even now Ayush has cleared. Why is government still not giving it a go-ahead as is being given to under trial vaccines which doesn't have any liability and compensation angles? Likewise, even the treatment, ever-changing treatment right from 2020 till this time, they kept on changing the treatment aspects. Gullible, innocent people who have approached hospitals, drug trials were made on them, because we are speaking all this for the simple reason that government till today has not come out with autopsy reports nor the logic purpose of prescribing those drugs. In a similar way, the prevention, for any disease, the prevention in the name of vaccines or treatment in the name of so-called protocols, whether it is remdesivir now, new one cocktail, they should not be more harmful and dangerous than the original corona disease itself. And the another point, one point, when government itself stated worldwide, I am telling, right from WHO
to every government, stated that this is 99% curable, and for 99% people, nothing will happen. Their own natural immunity will help them to revive. That is why they have ordered for 14 days quarantine. Is it right or wrong? When such is the case, in Baki Bachas 1%, 85% will recover through oxygen, or they may need something, and in that 1% only 15% may need ventilator. This is what the statistics, official statistics, that is what I have been demanding in my letters to Honorable Prime Minister. When such is the case, for 1%, you mean to say you are going to trouble the 99% with all this fear mongering, fear psych, dictates on vaccination. That too, you are mandating vaccination. How can this be? And you recall your own Rajya Sabha passing the holistic bill, wherein Honorable Prime Minister has come forward last April, and the likes of Mr. Bajaj and all in mainstream media, they were all speaking about Ayurveda, homeopathy. Then what happened to that? Why? Who has put this on hold? Now you have to come out clearly. Not only that, India, now we are demanding what is Indian medicine. Does Indian culture, traditions do hold anything good or not? Does Indian sunlight, is it going to help you or not? Nutritious food, is it going to help you or not? Even Khadarvalli ji's nice therapy is there, and we still follow Hitesh Jani's Ayurveda from Gujarat. We are all hale and healthy. Why is that you are not allowing people to enjoy whatever they feel like? I have faith in something and I am happy. I am not infecting anyone. And in fact, that is what I demanded. Where is the zero data survey report? Right from the day when we have been asking you, in those who were affected and in those who are not affected, in those who were quarantined and taken no other treatment, in those who have taken these Ayurveda or homeopathy, naturopathy, Khadarvalli ji's or nice therapies, do you have data? And likewise, what is that making you not to reveal the after effects of vaccines? Where is the data? Yeah, where is the data? So when if you are sure, remove all these vaccines from emergency use authorization, allow them to become liable and also to compensate if anything goes wrong. Similarly, you allow Ayurveda, Anandaya's Ayurveda Corona medicine, nice therapy, Khadarvalli's therapy, Gujarati modes, which we always believe, naturopathy and all other therapies, because India has a chance. India has many such type of therapies, unlike US and Europe. Why are you trying to copy them? And not only that, now children, waves also, let me 1 minute. Wave, every wave, I have studied medicine, in my community medicine, I have never seen that there will be a wave affecting old age first, then there will be a wave affecting middle age, there will be another wave affecting children. Now you have given permission for another DNA vaccine. Where are the trials? Where is the data? Now you will force children to be vaccinated with that. Very sorry to say, this is not science. Let us speak science, let us speak logic, let us have evidences, and also faith and belief is something which really makes your immune system work perfectly. Are you going to damage that? If you damage that, we will become another laboratory like Europe or US, wherein every year you have to take vaccines. For everything you have to take fortified vitamins, and very bad state of affairs. Thank you. Dr. Subir Saha. Yeah. So sir, I have obviously I agree with everything. One suggestion is to have a summary with one-liners. There are two bigger letters. Okay, for a common people to understand what we have written, make a one-liner each of the paragraph make one-liner summary. Then like, stop these, do these, right? So this is very important. For me, the biggest challenge I see is that forcing this compulsion of the vaccine. You have invented it, you do it, I don't have problem. You want to die. But why forcing me, who are already in a Ayurvedic process, to take vaccine? Right? That's something unbelievably stupidity. Okay. Second thing is, Modi ji started hydroxychloroquine. अभी उसको पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए, उसमें कुछ गलती था क्या? Why either he had done mistake there or mistake there today, right? तो ये है, ये हमारी आपका रिपोर्ट के साथ एक चाहिए,
और ये चाहिए। और ये रिंगटोन का जो बात बोला, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। दैट अभी तो वैक्सीन बन गया, वैक्सीन सॉरी, मोदी जी ने आपने बोला वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी, तो रिंगटोन में इसको लगा दीजिए ना, ये रिंगटोन बंद करके इसको लगा दीजिए कि वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी, खत्म। मुझे लगता है आशुतोष जी ये रिंगटोन वाला मुद्दा कहीं ऐड हो सके तो कर लो। चलिए, ओके, थैंक यू डॉक्टर सुबीर साहब। डॉक्टर मायावली साहब, उसके बाद डॉक्टर सुनील आर्य। हाँ, बहुत सारी बातें हो गई है। मैं एक बात बोल दूं कि ये जो बच्चों का भी है ना, कि बच्चों में वैक्सीन काम करेगी या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के साथ जो लेटेस्ट सीरो सर्वे 2 हुए हैं उसमें बच्चे भी आ गए हैं कि बच्चों में भी बड़ों के ही जितनी इम्यूनिटी, दैट इज 67.6%। तो ये तो एंटीबॉडी, और जैसे डॉक्टर अमर आजाद बोल रहे थे, ये एंटीबॉडी कोई एक चीज नहीं है जिससे आपकी इम्यूनिटी नापी जा सकती है। तो बाकी इनेट इम्यूनिटी है, सेल्यूलर इम्यूनिटी है, सब करके। और दूसरे कुछ स्टडीज रिसेंट ये भी आ गए हैं कि सब में इम्यूनिटी 99.9% लोगों में पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो मतलब जो एंटीबॉडीज दिखा रहे हैं उससे साबित होता है कि ये हमारी रिकॉल मेमोरी काम कर रही है, हम सब में इम्यूनिटी है। और हमारा लेटेस्ट सीरो सर्वे बता रहा है कि 0.05% इन्फेक्शन फैटालिटी रेट है। मतलब ये इतना मामूली डिसीज है, एक सीजनल फ्लू जैसा है, उसको इतनी बड़ी रूप देकर ये एक वैक्सीन बेचने का बाजार खड़ा करके, और जो बच्चों का भी, बच्चों में भी इम्यूनिटी आ गई है, कोई जरूरत नहीं बच्चों बड़ों किसी को भी वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। और ये एक वेव की और डेल्टा की मैं छोटी बात कर लूं, जो भी बता रहे हैं उसके आंकड़े एकदम गलत है। ये बता रहे हैं परसेंटेज डेल्टा के बढ़ रहे हैं और यहाँ तो केसेस कम हो रहे हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये वेरिएंट के नाम से, बच्चों के नाम से जो डराया जा रहा है वो सब गलत है। वो तो हमने लिखा है, मगर ये मतलब बच्चों में कम इम्यूनिटी होती है, ये भी वो अलग बात है। वैक्सीन से और तकलीफ होके बच्चों को, मैलनरिश बच्चों को तकलीफ हो रही है, वो अलग से है, बाकी उनमें इम्यूनिटी आ गई है। जी धन्यवाद। डॉक्टर सुनील आर्य, पत्र पर टिप्पणी आपकी। नमस्कार। ये पत्र बहुत समय से प्रतीक्षित है और बहुत बढ़िया ये बन गया है, सभी विद्वानों के इसमें सहमति आ गई है, तो इसको आगे जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा और इस पर कुछ आगे कार्रवाई भी हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी बहुत अच्छा है जी। ओके, मैं वापस अब आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी। हाँ जी। हाँ, अब आप जरा वाइंड अप करेंगे, आगे का एक्शन प्लान थोड़ा बताइए, क्या करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे और बिल्कुल आ जाएगा, और ये अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी करवाना है, तो अलग अलग लोगों को देंगे। डॉक्टर रेड्डी जो है वो तमिल में और तेलुगु में अनुवाद करेंगे, खादरवली जी कन्नड़ में करवाएंगे, सुबीर शाह जी उड़िया में करेंगे, ऐसा कुछ चलेगा ना थोड़ा सा? चलिए बोलिए। हाँ जी, तो जैसे आज इस पत्र के ऊपर सभी विशेषज्ञों की टिप्पणी हुई और हमारे चैट बॉक्स में भी हमारे जो साथी जुड़े थे उन लोगों ने टेक्स्ट मैसेजिंग के द्वारा भी अपने कुछ सुझाव भेजे हैं। इन सब सुझावों के ऊपर विचार करेंगे, लेकिन हमने अपने लिए एक समय मर्यादा तय की है कि मंगलवार को 24 अगस्त को नीसा की वेबसाइट के होम पेज के ऊपर इस पत्र को अपलोड कर दिया जाएगा। आज के दिन में, कल के दिन में जितना भी हमें विमर्श करना है वो करके हम इस पत्र में जो छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जो बदलाव करने हैं, जो मेहरोत्रा साहब ने अभी सुझाव दिए हैं, उन सबको ध्यान में रख करके हम फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अपलोड करेंगे परसों शाम तक, और परसों शाम को उसे वहां पर अपलोड किया जाएगा। धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में इसे अपलोड किया जाएगा, देश के जन जन तक इसे पहुंचाया जाएगा और एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा और एक पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप किया जाएगा कि ये जो साइंस के नाम पे जो अंधविश्वास चल रहा है कंपलसरी वैक्सीनेशन का, उसके खिलाफ भारत की जनता की आवाज उठे और इसके सामने एक जनता की आवाज बुलंद हो और सरकार के साथ में संवाद स्थापित हो। इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप सबके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप सिग्नेचर कैंपेन में भी इसी तरह से सबको समर्थन देते रहेंगे। जी मेहरोत्रा जी, समापन। मेरा सिर्फ 2 छोटे छोटे सुझाव हैं। एक तो ये कि ये साइमल्टेनियसली प्राइम मिनिस्टर के साथ में ही हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेज देना चाहिए उनकी भाषाओं में, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और उनको अपील करना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट भी फ्रीडम रहती है तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।
और जैसे मुझे ध्यान नहीं कादरवली जी ने या आज़ाद साहब ने किसने कहा था, ये एपिडेमिक एक्ट से इसको बाहर करना चाहिए, जो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए इसका। हाँ, तो वो कैसे करना चाहिए? हालांकि इसके पीछे एक इशू ये रहेगा कि दुनिया के कई देशों में और अपने यहाँ भी 2 राज्यों में तो खास करके दोबारा जो बढ़ रहा है, जो समस्या है, उसको देखते हुए कैसे होगा ये, जैसे मैंने कहा था कि फोकस्ड हो, एक एरिया में लोकेटेड हो, उसका कंट्रोल के ऊपर काम करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो लेटर में भी दिया गया है उसके हिसाब से उसको वर्कआउट करना चाहिए। पर डेफिनेटली स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, हेल्थ मिनिस्टर्स को, और उनको भी जाना चाहिए लेटर। और मेरा ये कि पत्र रिलीज करने से पहले कॉपी प्राइम मिनिस्टर को जानी चाहिए। नहीं तो होता है कि आपने तो पहले रिलीज कर दिया, अब हमको भेजने से क्या फायदा। तो हम मेल कर दें प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर्स को और फिर डालें। हम ये कह सकते हैं कि हमने इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, सिग्नेचर कैंपेन के लिए डाला है, वो हम फीडबैक ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी हमने ये रिलीज नहीं किया है, फाइनल हो जाएगा 24 तारीख को हम अपनी वेबसाइट पे डाल दें, 26 तारीख की अब डेडलाइन तय कर दें कि 1 दिन का टाइम रहेगा, जिसको कोई बहुत ही स्पेसिफिक सजेशन वो दे दे। 26 की सुबह प्राइम मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को, सबको चला जाए और उसके बाद हम उसको प्रेस में रिलीज कर दें। दैट वुड बी ए प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे मुद्दे पे कादरवली जी, कुछ आपको दोबारा कहना है? कुछ नाम हम वी शुड स्टार्ट प्लानिंग इन डिफरेंट सिटीज प्रोग्राम्स। वी हैव टू स्टार्ट फिजिकल प्रोग्राम। सो आप सब हैदराबाद आ सकते हैं, हम एक बड़ा मीटिंग उड़ा सकते हैं प्रगति सुधामा में, सब लोग आके बात करने से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप वो म्यूट हो गए, कादरवली जी। कादरवली जी ड्रॉप हो गए। शायद ड्रॉप आउट हो गए। ओके, ठीक है, बात कर लेंगे, देख लेंगे वो जरा। सो मित्रों, ये पत्र जैसे आशुतोष जी ने बताया है, ये पत्र अब आपके पास, ये हमारी वेबसाइट में आ जाएगा। जिन जिन को सुझाव देने वो दे दें, और बाकी जिन लोगों ने सुना है वो आशुतोष जी को सुझाव सीधा भेज दें। मंगलवार सुबह, मंगलवार शाम नहीं करना आशुतोष जी, मंगलवार सुबह कर देंगे। मंगलवार सुबह हम पत्र को ऑनलाइन कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, हिंदी और इंग्लिश में, और 2 दिन बाद इसको प्राइम मिनिस्टर को हम भेज देंगे। ये हमारा, हाँ जी आजाद साहब बोलिए। वो एक बात मुझे लगता है, अगर नहीं आई, शायद मैं मिस कर गया हूँ। वो जो डॉक्टर खादरवली ने कहा ना कि ये जो स्कूल और कॉलेज खोलने वाली बात है, दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत ग्रेवली डैमेज कर रहे हैं ये लोग। एक मास्क डालना और एक ये जो कॉलेज और स्कूल नहीं खोल रहे हैं, इसको मुझे लगता है अगर पत्र में शामिल नहीं किया गया तो इसको करना चाहिए कि अर्जेंटली हमारे जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल खोलने चाहिए। दिस इज ए ग्रॉस डैमेज टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये हम इमीडिएट डिमांड करना चाहिए। चलिए, आज तो ये अंजू जी कह रही हैं कि रिंगटोन को रिमूव करने वाली बात लिखी जाए जरूर, तो वो रिंगटोन को रिमूव करने की बात तो करवाई नहीं चाहिए, वो कहना चाहिए, वो ठीक बात है। रिंगटोन में एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिमांड किया है इस लेटर में कि वो रिंगटोन में आना चाहिए। जी, लेटर में लिखा है, अभी टोन्स में आना चाहिए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल हमने लिखा है, लेकिन दूसरी ये बात है कि वो रिंगटोन यदि हमें अपने नंबर से रिमूव करनी है तो वो ट्राई ने पहले से ऑप्शन दे रखा है, हम चाहे तो अपने नंबर से इसे रिमूव करवा सकते हैं। तो ये एक तरह से कंपलसरी नहीं है, तो वो लीगल इश्यू थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम इस बात को जरूर कहेंगे कि IVR की जो रिंगटोन है उसमें कम से कम इस बात को चलाया जाए कि वैक्सीन के आपको एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऐप में इस जगह पर जाएं। और यहाँ, और दूसरी बात कि वैक्सीन पूरी तरह से वॉलंटरी है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। इस बात को IVR में चलाने के पक्ष में बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रेड्डी। नहीं, ये रिंगटोन वाली मुद्दा हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, क्योंकि रिंगटोन में आप वैक्सीन लेने की एक मैंडेट देते हुए वैक्सीन लेने के बाद भी
मास्क और फिजिकल डिस्टेंस की जो बात कर रही हैं वहीं पर हम उसको लीगैलिटी पकड़ना चाहिए। इसका मुद्दा ये, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप वैक्सीन से ये कोरोना से नहीं बच सकते। जिस तरह केरला में जो बताया गया डेल्टा वेरिएंट, इन स्पाइट ऑफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने के बाद भी 7,000 के लोग जो इफेक्ट हुए, नेक्स्ट डे फिर यूपी में कॉम्बिनेशन की जो बात कर रही है, ये एम्बिग्यूटी जो कन्फ्यूजन ऑफिशियल में है वो हम उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि वो लोग समझ जाए वैक्सीन की बात ख़त्म कर दी। ये मेरे ख्याल से एक पैराग्राफ डाला जा सकता है कि वैक्सीन का ये जो पूरा इशू है जो डाला जा रहा है कि उसके बावजूद प्रिवेंशन की बात करते हैं कि कोई गारंटी नहीं है वगैरह, तो उसका जो साइंटिफिक बेसिस है उस पे एक 4-5 लाइन का ड्राफ्ट ऐड कर सकते हैं। मैं ड्राफ्ट करके दे दूंगा, ग्रुप डिसाइड कर सकता है। ये तनवीर जी कुछ थोड़ी अच्छी बात कर। तनवीर जी आपको क्या कहना, जरा 1 मिनट में बोलिएगा। तनवीर। हाँ सर, गुड इवनिंग सबको। जी हेलो। हाँ, ये बोलिए मैं बोलना बोलिए चाह सर रहा बोलिए। हूँ कि हमारी जैसे कंपनीज है तो कंपनीज में क्या है कि हर 2 महीने पीसीआर टेस्ट करवाया जा रहा है, जबकि बहुत एम्प्लॉयज ने 2 डोजेस ले चुके हैं और उनको फोर्स भी कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लो वैक्सीन लो। तो उसमें तो आरटीआई दिखाया जा सकता है। और सेकंड है कि ये पीसीआर टेस्ट को रोकना पड़ेगा जो कंपनीज अपने अंदर में प्रेमिसेस के अंदर में कर रही हैं, तो इनको रोकने का कुछ तरीका होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, ओके डन। आशुतोष जी, ये यूट्यूब पे वेंकटेश मूर्ति जी बोल रहे हैं कंपलसरी मास्क की बात करनी चाहिए, ऑक्सीजन की बात करने की बात आई है। अविनाश भट्ट जी ने कहा कि आनंदया आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट करना चाहिए। मारिया जी ने कहा कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो भी कुछ पेशेंट्स की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि हमको जो यूट्यूब पर हमारे जो साथी जुड़े हैं हमारे साथ, वो जो कह रहे हैं उनके साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। उसको यूट्यूब के सुझावों को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। जो यूट्यूब पर साथी जुड़े उनका भी धन्यवाद। मैं अब इस आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। आप सभी जुड़े, बहुत धन्यवाद। ये पत्र अब जा रहा है और हम एक 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री को मिले। उसके लिए डॉक्टर NL मेहरोत्रा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को भी जानते हैं और आयुष के सचिव को भी जानते हैं अच्छी तरह, और मेहरोत्रा जी के माध्यम से हम प्रयास करेंगे और हम ये पत्र एक बार ईमेल चला जाएगा, लेकिन जाके डिस्कशन करना इस बात को रखेंगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। देश का भविष्य सुरक्षित रखना, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है और सुरक्षित रखना है उस परंपरा के माध्यम से जो परंपरा हमारे पिछले 10,000 की विज्ञान की, ज्ञान की, स्वास्थ्य की चेतना से उभरी है। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की बधाई। प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा, ये पत्र हम रक्षाबंधन वाले दिन डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसी को रक्षा का बंधन मानिएगा लोगों की तरफ से कि शासक समाज की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलेंगे थर्सडे को, बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे इसी लिंक पर, इसी चैनल पे, और निशा की एक और नई चर्चा लेके। नमस्कार।